नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में एक विल क्या होता है, विल कौन से प्रॉपर्टी के बारे में हम बना सकते हैं, विल कौन बना सकता है, क्या विल का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, क्या विल एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अगर है तो उसका विल बन सकता है। इन सारे इश्यूज़ को हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। कोई इंसान अगर उसने अपने ज़िंदगी में अपने खुद के मेहनत के पैसों से कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उस प्रॉपर्टी का उसके मरने के बाद वो फैमिली के किसी मेंबर के नाम पर या ऐसा कोई बेनिफिशियरी या इंसान जिसने उसकी देखभाल की है उसके नाम पर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है एक विल के द्वारा। एक विल में क्या चीज़ें होना ज़रूरी है? विल में टेस्टेटर जो है, टेस्टेटर वो इंसान है जो विल बनाता है। उस टेस्टेटर का डिक्लेरेशन होना बहुत ज़रूरी है। डिक्लेरेशन ये कि जो प्रॉपर्टी वो विल के द्वारा किसी के नाम पर ट्रांसफ़र कर रहा है वो प्रॉपर्टी उसकी खुद की सेल्फ फंड इनकम से उसने वो प्रॉपर्टी बनाई है। दूसरी चीज़, वो जो विल बना रहा है वो किसी के प्रेशर में या अंडी इन्फ्लुएंस में आकर वो विल नहीं बना रहा, वो अपनी मर्ज़ी से वो विल बना रहा है और किसी का उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन उसमें डिटेल्ड होना चाहिए। अगर कोई घर है तो वो घर किस गांव में या शहर में है, किस लोकेलिटी में है, उसके बाउंड्रीज़, उसके डायरेक्शंस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो लैंड किस एरिया में है, उसका सर्वे नंबर क्या है, उसका गट नंबर क्या है। उस लैंड में अगर कोई वेल है या कोई रास्ता जा रहा है तो ये सारी छोटी सी छोटी चीज़ें उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड उस विल में आना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, जो बेनिफिशियरी है जिसके नाम पर वो विल के द्वारा प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने वाली है इन फ्यूचर, उसका एक डिटेल्ड, उसका नाम, उसका डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन उस विल में आना बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़, अटेस्टेशन। वो विल जब आप रजिस्टर करोगे या नोटराइज करोगे, जिस दिन वो विल का आप एग्जीक्यूशन करोगे उस दिन उस विल में जो टेस्टेटर है, जो वो विल बना रहा है, जो बेनिफिशियरी है जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने वाली है, उनके अलावा दो इंडिपेंडेंट विटनेसेस या गवाह उनका भी वहाँ प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। और जो ओरिजिनल विल है उसके साथ ही आपको ये सारे जो लोग हैं उनके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है आइडेंटिफिकेशन और एड्रेस के, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स 2 या 3, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है आपको अटैच करना बहुत ज़रूरी है। और उस ओरिजिनल विल के 2 या 3 फ़ोटो कॉपीज़ या जेरोक्स कॉपीज़ आपको निकालना रिकमेंडेड है। आपको विल की क्यों ज़रूरत है, आपको विल क्यों बनानी है? मान लीजिए अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि जिसमें किसी घर का जो एक कर्ता पुरुष है, कर्ता पुरुष आप लिटरल सेंस में मत लीजिए, आजकल कई घरों में महिलाएं जो भी होती है वो भी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है। क्या ऐसा कोई इंसान बीच में गुजर जाता है, उसकी उम्र भी कम है, तो उसके घर के जो लीगल हेयर्स है या उसके जो फैमिली के डिपेंडेंट्स है उनको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई सारे गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़ के चक्कर लगाने पड़ते हैं। सबसे पहले तो उनको डेथ सर्टिफिकेट निकालना पड़ता है, उसके बाद लीगल हेयरशिप या सक्सेशन सर्टिफिकेट निकालने के लिए कोर्ट के या तहसील ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये सारे प्रोसीजर्स में 3 से 6 या 8 महीने तक का समय जा सकता है। एक तो घर में जो इंसान चला गया है उसके जाने का दुख तो है ही, उसके साथ ही ये सारे लीगल प्रोसीजर्स का एक मेंटल हैरासमेंट भी उनको फेस करना पड़ता है। इसलिए अगर पहले से जो इंसान है जिसके प्रॉपर्टीज़ है, अगर उसने पहले से एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड विल बनाया है और वो जो विल है उसमें सारे प्रॉपर्टीज़ का डिस्क्रिप्शन है, उसके जाने के बाद वो प्रॉपर्टीज़ कौन से इंसान को मिलने वाला है, अगर वो सारा उस विल में डिटेल पहले से लिखा होगा तो फैमिली मेम्बर्स को परेशानियां उठानी नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर उस इंसान की प्रॉपर्टीज़ तो है मगर उसका अगर उसने विल बनाया नहीं है तो गवर्नमेंट एक अपने स्टैंडर्ड फार्मूले से वो प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन करेगी। और फिर ऐसे हो सकता है कि जिस इंसान को वो प्रॉपर्टी नहीं मिलनी चाहिए उसके फेवर में भी वो प्रॉपर्टी का कुछ शेयर जा सकता है। इसलिए रिकमेंडेड है कि आपको विल ज़रूर बनानी चाहिए। एक कॉमन डाउट लोगों को ये है कि क्या विल का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है।
एज़ पर इंडियन लॉज विल का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, नोटरी भी इनफैक्ट ज़रूरी नहीं है। एक सिंपल पीस ऑफ पेपर पे आप एक विल बना सकते हो। दोस्तों, जब तक विल का कोई डिस्प्यूट तैयार नहीं हो जाता या कोई विल को चैलेंज नहीं करता, तब तक आपने जो विल बनाया है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है और उस विल के द्वारा प्रॉपर्टी का स्मूथली ट्रांसफ़र हो सकता है। मगर कल को अगर उस विल से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट तैयार हो जाता है तो वैसे भी वो विल रजिस्टर्ड है या नॉन रजिस्टर्ड है, आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा और आपको कोर्ट से एक प्रोबेट ऑर्डर लाना पड़ेगा। उस प्रोसीजर के लिए आपको 3 महीने का समय लगता है। मगर फिर भी मैं रिकमेंडेड करूँगा कि विल जो है आप रजिस्टर बनाएं और किसी प्रोफेशनल से अच्छी तरीके से वो ड्राफ्ट करके ले, ताकि अगर फ्यूचर में उस विल से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो आप उसको एक अच्छी तरीके से आप डिफेंड कर पाओगे और आपके जीतने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। विल बनाने का कौन सा समय अच्छा है? एक मिसकंसेप्शन हमारे समाज में है कि जब आप रिटायर हो जाओगे या जब आप बूढ़े हो जाओगे तभी आपको विल, या जिसको मृत्यु पत्र कहते हैं, मतलब ये कि एक नॉर्मल एक कंसेप्शन है कि जब आपकी मृत्यु नज़दीक आ जाएगी तभी आपको विल बनाना है। ये बिल्कुल गलत है। कोई भी इंसान 21 ईयर्स के बाद अगर उसके पास प्रॉपर्टी है और अगर उसको एक विल के द्वारा किसी के नाम पे फैमिली मेम्बर या ऐसा कोई इंसान जिसके ऊपर वो ट्रस्ट रखता है या अगर उसने उसकी देखभाल की है तो उसके नाम पर वो ट्रांसफ़र कर सकता है। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि कोई विल उसकी आखिरी विल हो। मान लीजिए अगर आपने 40 के उम्र में कोई विल बनाई है और आगे जाके 10 साल के बाद अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदते हो तब भी आप ओरिजिनल विल में कुछ चेंजेस बना सकते हो या टोटली न्यू विल भी बना सकते हो, नई विल भी आप बना सकते हो। बल्कि दोस्तों, मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि जैसे कोई टर्म इंश्योरेंस जितना ज़रूरी है उतना ही या बल्कि उससे भी ज़्यादा एक विल बनाना आज के दौर में आपको ज़रूरी है। एक क्लाइंट ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि क्या कोई विल एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में बन सकता है। दोस्तों, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इंडिया में जो होती है, किसी भी इंसान के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, उसका जो सक्सेशन होता है, उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से फैमिली के मेंबर्स को या लीगल हेयर्स को जो उनका शेयर मिलने वाला है वो उनके धर्म के सक्सेशन के लॉज के हिसाब से मिलने वाला है। मान लीजिए कोई हिंदू है तो उस इंसान को हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से वो सक्सेशन से उनको वो प्रॉपर्टी मिलने वाली है और उस सक्सेशन लॉज के हिसाब से लीगल हेयर्स को कितना शेयर मिलने वाला है वो आगे जाके जब पार्टीशन उसका होगा तब वो डिटरमाइन होगा। इसलिए जो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल है और वो डिवाइडेड नहीं है, उसका विभाजन नहीं हुआ है, उसका कितना शेयर किस इंसान को मिलने वाला है और वो शेयर आप पहले से डिटरमाइन करने के पोजीशन में नहीं हो और इसलिए उसका विल करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए आप उसमें एक तरीका आप कर सकते हो कि आप विल में लिख सकते हो कि ये सारे मेरे सेल्फ एंड प्रॉपर्टीज़ है, इसका मैं ट्रांसफ़र बेनिफिशियरी के नाम पे कर रहा हूँ और उसी के साथ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है मेरी, उसका जब डिवाइडेशन होगा या पार्टीशन होगा और उसमें मुझे जो शेयर आने वाला है उसका मैं ट्रांसफ़र इस बेनिफिशियरी के नाम पे कर रहा हूँ। क्योंकि इसमें गलतियाँ ऐसे भी हो सकती है कि मान लीजिए आपने अगर लिखा कि किसी प्रॉपर्टी में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में 20% शेयर आपका है और कल को डिवाइडेशन के बाद वो आपका शेयर 10% निकल के आया, तो आपको 10% शेयर उसको फिर उनको रिवर्ट करना पड़ेगा। इसलिए आप ऐसा लिख सकते हो कि आफ्टर डिवाइडेशन या पार्टीशन उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आपका जो शेयर निकल के आएगा वो शेयर मैं इस बेनिफिशियरी को इन फ्यूचर इस विल के द्वारा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा या कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।